गुड मॉर्निंग, नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम बीकॉम फर्स्ट ईयर के फिनेंशियल अकाउंट के एक चैप्टर डिपार्टमेंटल स्टोर्स यानी कि विभागीय लेखे के बारे में समझेंगे कि विभागीय लेखे क्या होता है, विभाग क्या होता है, इसको हम अच्छे से समझेंगे। देखिए, जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, जैसे जैसे हम व्यवसाय या बिजनेस में हम प्रगति कर रहे हैं, तो व्यवसाय के स्वरूप में भी परिवर्तन होता जा रहा है। बहुत सारे उद्योगपति या पूंजीपति जिनके पास बहुत सारी पूंजी है, वो आजकल क्या कर रहे हैं कि एक ही छत के नीचे बहुत सारे व्यवसाय करते हैं और इन व्यवसाय को एक अलग अलग विभाग का नाम दे देते हैं। इन सभी विभागों का मालिक एक ही होता है, लेकिन जितने विभाग हैं वो सब अपना अपना लाभ ज्ञात करेंगे, अपना अपने खाते मेंटेन करेंगे। सभी विभागों को निरीक्षण के लिए या नियंत्रण के लिए सभी का अलग अलग एक मैनेजर होगा, एक प्रबंधक होगा, जो अपने अपने विभागों के देखरेख करेगा और उसकी जिम्मेदारी रहेगी कि वो अपने विभाग को अच्छी तरीके से कुशलतापूर्वक चलाए और लाभ कमा कर दे। तो एक ही छत के नीचे विभिन्न प्रकार के विभागों को खोलकर सभी विभागों के बारे में लाभ ज्ञात करना, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। मान लेते हैं कि कोई एक बिल्डिंग है और जिसके नीचे 10 विभाग है। तो 10 विभाग में हो सकता है कोई विभाग कपड़ा सेल करता हो, कोई विभाग जो है रेडीमेड कपड़ा सेल करता हो, किसी विभाग में हो सकता है रेस्टोरेंट हो, किसी विभाग में ये हो सकता है कि आपका ब्यूटी पार्लर हो, सैलून हो, और किसी विभाग में हो सकता है कि वहाँ पर स्टील के जो बर्तन हैं, आपके यूटेंसिल्स है, वो बिकते हो। इस प्रकार से एक ही छत के नीचे ग्राहक को सभी सुविधाएं जो है प्रदान की जाती है। वैसे हम वर्तमान में भी मॉल का जो कंसेप्ट है वो भी देख रहे हैं। तो फ़र्क ये है कि मॉल में जो है सभी जो शॉप है या सभी दुकानों के मालिक जो है अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन विभागीय स्टोर्स में जितने विभाग हैं उनका स्वामी एक ही होगा और वो अपने सभी विभागों से ये उम्मीद रखेगा कि सभी विभाग जो है उसको लाभ कमा कर दे। इसलिए वो सभी विभागों का अलग अलग जो है लाभानी खाता बनाएगा, जिसको हम विभागीय व्यापार या लाभानी खाता बोलेंगे या डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलेंगे। तो विभागीय लेखे में एक समस्या आती है कि जब हम सबका अलग अलग लाभ ज्ञात करें तो खर्चों को हम कैसे बाइफरकेट करेंगे या खर्चों को हम कैसे बांटेंगे, क्योंकि कुछ खर्चे तो संबंधित विभाग से होते हैं। तो यहाँ पर हम समझने के लिए खर्चों को हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक है प्रत्यक्ष व्यय और दूसरे होते अप्रत्यक्ष व्यय, डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो प्रत्यक्ष व्यय या डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो खर्चे हैं जो संबंधित उसी विभाग के खर्चे हैं, जिनका दूसरे विभागों से कोई लेना देना नहीं है। उदाहरण के लिए हम ले कि मान लेते हैं कि हमारे पास में 2 विभाग है, एक एक्स डिपार्टमेंट और एक वाई डिपार्टमेंट। तो एक्स डिपार्टमेंट में अगर कोई व्यक्ति अपनी सेवा दे रहा है और जिसको एक्स डिपार्टमेंट वेतन का भुगतान कर रहा है, तो ये जो उस व्यक्ति को वेतन भुगतान एक्स डिपार्टमेंट कर रही है, एक्स डिपार्टमेंट का खर्चा हुआ। तो इसलिए हम इस वेतन को प्रत्यक्ष व्यय की श्रेणी में रखेंगे, इसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे। और इसके बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। मान लेते हैं कि ए विभाग का बिजली व्यय यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मीटर अलग है,
तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल एक्स डिपार्टमेंट अगर पे कर रहा है तो वो अपने विभाग का बिजली बिल पे कर रहा है, तो ये जो खर्चा हुआ या उसी विभाग का हुआ, तो इस खर्चे को हम बोलेंगे प्रत्यक्ष व्यय या डायरेक्ट एक्सपेंसेस। साधारण शब्दों में हम ये बोल सकते हैं कि जो भी खर्चे जो सिर्फ उसी विभाग से संबंध रखते हैं, जिन खर्चों का दूसरे विभाग से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे खर्चों को हम प्रत्यक्ष व्यय की श्रेणी में रखेंगे। जो ए विभाग के खर्चे हैं वो ए के माने जाएंगे, जो बी विभाग के खर्चे वो बी विभाग में ही लिखे जाएंगे, जो सी विभाग के खर्चे हैं वो सी विभाग में लिखे जाएंगे। दूसरी ओर हम देखेंगे कि कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो सभी विभागों पर किए जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि आपका जो बिल्डिंग है जिसमें 4 विभाग है और पूरी बिल्डिंग आपने किराए से ली है, तो उस बिल्डिंग का जो किराया पे किया जा रहा है ये तो पूरी बिल्डिंग का किराया है, ये ना केवल ए विभाग का है, ना बी विभाग का है, ना सी विभाग का है। तो ऐसा जो खर्चा जो सभी विभागों से संबंधित है, जिस खर्चे का बंटवारा करने की ज़रूरत पड़ेगी आपको कि ये बिल्डिंग का जो किराया हम पे कर रहे हैं इसमें से ए विभाग का कितना है, बी विभाग का कितना है, सी विभाग का कितना है, तो ऐसे खर्चे जिनका बंटवारा करने की ज़रूरत पड़े आपको, यानी कि वो किसी एक विभाग से संबंधित नहीं है बल्कि वो सभी से संबंधित है, तो ऐसे खर्चों को हम अप्रत्यक्ष व्यय या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलेंगे। तो क्लियर हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रत्यक्ष व्यय यानी कि ऐसे खर्चे जो किसी एक ही विभाग से संबंध रखते हैं, चाहे वो ए से संबंध रखते हो या बी से रखते हो या सी के ही खर्चे हो। और अप्रत्यक्ष व्यय इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे जिनका संबंध किसी एक विभाग से नहीं बल्कि सभी से है, तो जिनको हमको सभी में वितरित करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा हमको। अब समस्या ये आती है कि प्रत्यक्ष व्यय को जब हम लिखेंगे तो वो तो उसी विभाग के लाभानी खाते में लिख दिए जाएंगे जिस विभाग के है, लेकिन अप्रत्यक्ष व्यय को बांटना पड़ेगा हमको, और बांटने के लिए समस्या आएगी कि भैया कैसे बांटे, इनको किस अनुपात में बांटे। तो यहाँ पर अप्रत्यक्ष व्यय को बंटवारे के लिए कुछ साधारण कुछ नियमों का हम पालन करेंगे। जैसे कुछ खर्चे ऐसे हैं कि जो बिक्री पर ही होते हैं, जिनका संबंध बिक्री से होता है। उदाहरण के लिए बिक्री का कमीशन हुआ, विज्ञापन हुआ, क्योंकि हम बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन करते हैं तो विज्ञापन भी बिक्री से हुआ। यात्री विक्रेता का वेतन हुआ, जो हमारे सेल्स को बढ़ाने के लिए हम जो लोगों को अपॉइंट करते हैं और जो विभिन्न विभिन्न जगहों पर जाकर हमारे प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करते हैं, तो ऐसे लोगों को हम यात्री एजेंट या यात्री विक्रेता का नाम देंगे। तो इन लोगों को जो हम वेतन देंगे, चूँकि ये हमारा विक्रय बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो ये तो सभी विभागों के लिए काम कर रहे हैं, तो इनको जो वेतन हम देंगे, इनको सभी विभागों की जो बिक्री है उस बिक्री के अनुपात में हम इनका वेतन बांटेंगे। उसके बाद है आपका डूबत ऋण यानी कि बैड डेप्ट। बैड डेप्ट किसको बोलते हैं? जो पैसा डूब जाता है। भाई डूबा क्यों? आपने बेचा, लोगों को उधार बेचा, इसलिए लोगों ने आपका पैसा डुबा दिया। तो ये कुछ खर्चे हैं जिनका संबंध विक्रय से होता है। उदाहरण के लिए बिक्री का कमीशन, विज्ञापन व्यय, विक्रय यात्री का वेतन, अप्राप्य ऋण, और भी कुछ खर्चे हो सकते हैं बिक्री से संबंधित। तो ऐसे खर्चे जिनका संबंध बिक्री से है उनको हमेशा बिक्री के अनुपात में बांटना चाहिए। तो हमको जब हम यहाँ पर व्यापार लाभानी खाता या डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो हमको सभी विभागों के यहाँ पर सेल्स या बिक्री दी रहेगी। तो हम उन सभी के सेल्स देखेंगे कितने, और उस सेल्स का हम रेशो यानी कि अनुपात निकाल लेंगे और उस अनुपात में ये खर्चों को हम बांट देंगे। उसके बाद कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो प्लेस यानी कि एरिया के हिसाब से बढ़ते हैं, यानी कि क्षेत्रफल के हिसाब से बढ़ते हैं। यानी कि आपका विभाग
बिल्डिंग का कितना स्पेस जो है घेर रहा है। हो सकता है, एक उदाहरण ले लेते हैं हम, 3 विभाग है केवल आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स में, ये विभागीय शाखा में, तो 3 विभाग है और मान लेते हैं कि एक विभाग 50% जगह घेरता है और बचे हुए हिस्से में 25% हिस्से में आपके बी और सी विभाग है। मतलब ये हुआ कि पूरा जो एरिया है आपका बिल्डिंग का, उसके आधे हिस्से में ए विभाग है और बचे हुए के आधे में, यानी कि 1/2 ए विभाग, 1/4 बी विभाग और 1/4 सी विभाग, यानी कि 50%, 25%, इतनी जगह ये तीनों विभाग घेर रहे हैं। तो अगर इस जगह का किराया हम पे करते हैं तो यहाँ किराया जो है स्पेस यानी कि एरिया जिसने जितना घेरा उसके हिसाब से हम उसको बांटेंगे। तो ए विभाग ने आपका आधा एरिया घेर लिया तो किराए का आधा हिस्सा ए के हिस्से में चला जाएगा और आधा हिस्सा जो बचेगा वो बी और सी में जो है आधा आधा बढ़ जाएगा, क्योंकि उन्होंने आधे हिस्से का भी आधा आधा हिस्सा जो है घेर रखा है। अब हो सकता है कि और कोई खर्चा जो एरिया के हिसाब से, जैसे मान लो बीमा हुआ आपका, इंश्योरेंस हुआ बिल्डिंग का, तो उसको भी हम जो है इसी हिसाब से बांटेंगे। तो ये हुआ आपका एरिया के हिसाब से, यानी आपका स्थान घेरने के आधार पर व्यय का बंटवारा। इसके बाद कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कर्मचारी से संबंधित होते हैं। तो कर्मचारियों की संख्या देखेंगे अपन कि ए विभाग में कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं, बी में कितने कर रहे हैं, सी में कितने कर रहे हैं। कर्मचारियों की संख्या के आधार पर उन खर्चों को अपन बांटेंगे। तो कर्मचारी कल्याण से संबंधित, जैसे मान लो कर्मचारियों का कोई आप बीमा करवाते हो, है ना, ग्रुप इंश्योरेंस करवाते हो, इस तरह के जो खर्चे हैं कर्मचारियों से संबंधित, वो कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से हम उनका अनुपात निकाल लेंगे और इस विभाग में हम बांटेंगे। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जिनका संबंध क्रय से होता है, जो हम माल खरीदते हैं, जो परचेस करते हैं, उस परचेस पे हम ये खर्चे पे करते हैं। तो सभी विभागों का हम परचेस का अनुपात निकालेंगे और उस अनुपात में इन खर्चों को बांटेंगे। अब ऐसे खर्चे कौन से हो सकते हैं? तो क्रय से संबंधित, जैसे क्रय पे गाड़ी भाड़ा हुआ आपका, क्रय पे कमीशन हुआ, कोई डिस्काउंट हुआ, तो ये खर्चे जो है आपको क्रय के अनुपात में बांटना पड़ेगा। उसके बाद डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास, इसको कैसे बांटेंगे? तो मशीनों के जो मूल्य है, मशीनों की जो प्राइस है, उसके अनुपात के हिसाब से हम इसको बांट देंगे सभी विभागों में। कभी कभी हमको कुछ खर्चे ऐसे भी दिए रहेंगे जिनको हम बांट नहीं पाएंगे, तो ऐसे खर्चों को भी आपको ध्यान में रखना है जिसको आपको बांटना नहीं है। हम यहाँ पर लाभ निकालने के लिए, मान लो आपके पास में 3 विभाग है, तो ए विभाग का अलग से लाभ हानि खाता बनेगा, बी विभाग का अलग से बनेगा, सी विभाग का अलग से बनेगा। तीनों विभाग अपने अपने अलग अलग लाभ हानि खाता बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। तीनों विभागों का अलग अलग हम लाभ हानि खाता बनाएंगे, अलग अलग लाभ ज्ञात करेंगे और तीनों विभागों के खर्चे, जो ए का खर्चा है वो ए के लाभ हानि खाते में लिखेंगे, जो बी का है वो बी के खाते में लिखेंगे, जो सी का है वो सी के खाते में लिखेंगे। इन खर्चों को हम बोलेंगे प्रत्यक्ष व्यय। अब अगर कुछ अप्रत्यक्ष व्यय है जिनका संबंध तीनों से है, उनको भी हम बांट देंगे, जैसा भी हो, स्थान के आधार पे या कर्मचारियों के आधार पे या बिक्री के आधार पे, वो भी हम बांट देंगे जो बांटने योग्य है। बस जो अपन बांट सकते हैं उन खर्चों को भी बांट देंगे और उनका लाभ हानि निकाल लेंगे। अब ऐसे खर्चे जो बांटने योग्य नहीं है, उनके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक सामान्य लाभ हानि खाता बनाना पड़ेगा। सामान्य लाभ हानि खाता वो खाता है जो इन तीनों विभागों के अलग अलग लाभ जो आपने निकाले, उसके बाद तीनों का इकट्ठा प्रॉफिट कितना हुआ हमको। ए ने तो बोल दिया 10,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, बी ने बोल दिया 15,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, सी को लॉस हुआ। लेकिन अगर हम उस तीनों डिपार्टमेंट के ऑनर है, मालिक है, तो तीनों का मिला के हम प्रॉफिट देखेंगे कितना हुआ। उसके लिए हम बनाएंगे सामान्य लाभ हानि खाता, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट,
और ऐसे खर्चे जो बांटने योग्य नहीं है या आप बांट नहीं सकते, उनको हम इसी सामान्य लाभानी खाते में लिखेंगे और हमारा जो एक्युमुलेटेड यानी कि जो कुल लाभानी है तीन विभागों से मिलाकर वो हम ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरीके से हम व्ययों का बंटवारा करेंगे। व्ययों के बंटवारे के लिए हमारे पास में अनुपात हो गए। एक तो बिक्री अनुपात हो सकता है, एक कर्मचारियों की संख्या का अनुपात हो सकता है, मशीन के मूल्य का अनुपात हो सकता है। उसके बाद में और भी कुछ अनुपात आपको दिए जाएंगे क्वेश्चन में, वो प्रश्न में आपको दे देगा कि बेचे गए माल की लागत के अनुपात में बांटिए। तो हम वहाँ पर कॉस्ट ऑफ सोल्ड गुड्स का एक रेशो निकालेंगे, बेचे गए माल की लागत निकाल लेंगे और तीन विभागों का हम अनुपात निकालेंगे। फिर उसके बाद हम ये खर्चों को बांट देंगे। तो ये था एक सामान्य परिचय विभागीय लेखे यानी डिपार्टमेंटल स्टोर्स का। हम अगले लेक्चर में देखेंगे इससे संबंधित क्रियात्मक प्रश्न कैसे हल करेंगे, किस प्रकार से हम प्रॉफिट या लॉस सभी विभागों का अलग अलग कैसे ज्ञात करेंगे। थैंक यू।